हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवं बी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जा रही है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रसव की अवस्थाएं एवं उसके प्रकार। प्रसव के अवस्थाएं एवं उसके प्रकार आज की हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक जैसे भोजन की आवश्यक तत्व में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं और प्रसव पर एक वीडियोज पहले डाल चुके हैं। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हमारा सेकंड वीडियोज है। इसमें हम प्रसव की अवस्थाएं बताएंगे और उसके प्रकार बताएंगे। इसके साथ साथ उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन है, उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा। इसमें दिया है प्रसव की अवस्थाएं और प्रबंध। शिशु जन्म या प्रसव की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। शिशु जन्म या प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है? यह अवस्था जो है प्रसव दर्द से प्रारंभ होकर के योनि के विस्तारण तक रहती है। प्रसव दर्द से प्रारंभ होती है और योनि के विस्तारण तक रहती है, इसलिए इसे विस्तारण की अवस्था भी कहते हैं। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विस्तारण की अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं? तो प्रसव के प्रारंभिक अवस्था को जो है या प्रथम अवस्था को जो है वो विस्तारण की अवस्था बोलते हैं। क्लियर? आगे क्या दिया है? इसमें दिया है, और हाँ, आप अगर से इसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने अगल बगल के अगर से कोई ऐसा केस हुआ है तो उसको ऑब्जर्वेशन करके उसका उसी पे अप्लाई करके इसको पढ़िएगा, क्योंकि उसको अगर से देखेंगे और बुक की लैंग्वेज अगर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। क्लियर? तो इसमें क्या दिया है? आगे दिया है प्रसव की 3 मतलब इसके कितने संकेत होते हैं? निम्न संकेत होते हैं। पहला क्या है? पहला संकेत ये है कि योनि मार्ग से रक्त मिश्रित श्लेष्मा का निष्कासन होने लगता है। दूसरा है कमर दर्द एवं दर्द युक्त गर्भाशय संकुचन होने लगता है। अगला है एमनियोटिक द्रव का निष्कासन होने लगता है। एमनियोटिक एक लिक्विड होता है जो महिला के योनि से स्रावित होने लगता है। क्लियर? तो ये तीन जो है संकेत होते हैं, जिसको आप लर्न कर लीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ें नहीं जिसको हम आपको बार बार बताएं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे क्या दिया है? प्रसव की प्रथम अवस्था में गर्भाशय की मांसपेशियों में तीव्र संकुचन होता है, जिससे उदर तथा कमर के नीचे हिस्से में दर्द प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक गर्भाशय पेशीय संकुचन के साथ भ्रूण का निचले सिरे योनि की ओर आने लगता है, यानी कि बच्चे का पहला निचला उसका सिर आता है बाहर, इसके बाद और बॉडी पार्ट आता है। ठीक है, आगे क्या दिया है? पेशीय संकुचन से गर्भाशय का ऊपरी भाग कठोर हो जाता है, निचला भाग कोमल होकर फैल जाता है, अतः यह अवस्था योनि प्रसारण की अवस्था कहलाती है। ये इसमें दिया गया है और इस अवस्था में जो है शिशु बाहर आने के लिए तैयार रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? दिया है प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान योनि मार्ग जो सामान्य अवस्था में केवल 1.25 सेंटीमीटर ही खुल जाता है। इसके फैलाव से शिशु का सिर आसानी से बाहर आ जाता है। इस अवस्थाएं की अवधि क्या होती है? अवधि क्या होती है? जब स्त्री का प्रथम प्रसव होता है, तो प्रथम अवस्था में अधिक समय लगता है, यानी कि पहली बार जब महिला किसी शिशु को जन्म देती है तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आगे क्या दिया है? प्रथम प्रसव की यह अवधि लगभग 12 से 16 घंटे तक चलती है। 12 से 16 घंटे ओके तक घंटे तथा बहुप्रसव में 6 से 8 घंटे होती है। बहुप्रसव में 6 से 8, यानी कि जब दूसरा तीसरा प्रसव रहता है, यानी कि जब कोई महिला 2-3 बच्चे का जन्म देने के बाद दूसरा तीसरा बच्चा रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है। जबकि अगर से पहला बच्चा रहता है, पहले बच्चे को जन्म दे रही है माँ, तो क्या होता है उसमें 6 से 16 घंटे का टाइम लगता है। ओके, इसके प्रबंध क्या होते हैं? क्या क्या हमको प्रबंध करना चाहिए? प्रसव की प्रथम अवस्था में निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए। पहला जो है दर्द निवारक जो है दवा देकर दर्द में आराम पहुंचाना चाहिए। उसको दर्द निवारक दवा देनी चाहिए माँ को। दूसरा क्या है? प्रथम अवस्था की अवधि अधिक होती है तो इंट्रोवीनस विधि से ग्लूकोज साइनाइज देना चाहिए। इंट्रोवीनस विधि से जो है वो ग्लूकोज उनको देना चाहिए, क्योंकि पहली बार रहता है तो ज़्यादा पेन होता है। क्योंकि माँ पहली बार जो है शिशु को जन्म दे रही है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, सो ये विधि अपनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? निजीकरण की अगला दिया है निजीकरण के रोकथाम के लिए निजीकरण के रोकथाम के लिए माँ को अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ को तरल पदार्थ जैसे जूस हो गया या पानी पीने के लिए माँ को बार बार प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे दी है 4th वाला, गर्भवती को मानसिक रूप से
टाल्स बांधकर प्रसव के लिए तैयार करना चाहिए। उनको मानसिक रूप से प्रिपेयर कर देना चाहिए महिला को कि अब आपको बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे शिशु जन्म लेने वाला है, इसलिए उनको मेंटली पहले प्रिपेयर कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मेंटल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर से हम मेंटली किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं तो वो काम जो है आसान हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए उनको मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहिए। नेक्स्ट है 5 वाला है, गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन नोट करते रहना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु को कोई हानि ना हो। ये हमें सावधानियां बरतनी चाहिए प्रथम अवस्था में, यानी कि पहली बार अगर से माँ शिशु को जन्म दे रही है। क्लियर? आगे क्या है? अब द्वितीय अवस्था आती है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? द्वितीय अवस्था योनि के पूर्ण प्रसारण से आरंभ होकर शिशु जन्म होने तक होती है, यानी कि योनि प्रसारण होने से लेकर के शिशु के जन्म तक होने तक रहती है। पहला जो है ये शिशु के मतलब दर्द से लेकर के योनि प्रसारण तक रहता है, और ये जो है योनि प्रसारण से लेकर के शिशु के जन्म होने तक रहता है। अतः यह शिशु जन्म की अवस्था है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु माँ के शरीर के बाहर आता है, अतः इस अवस्था को निष्कासन अवस्था कहते हैं। माँ जो है शिशु के शरीर से बाहर आ जाता है, इसलिए इसे निष्कासन अवस्था कहते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? पहले को प्रसारण अवस्था बोलते हैं, दूसरे को निष्कासन अवस्था बोलते हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम अवस्था में गर्भाशय संकुचन से भ्रूण नीचे आ जाता है और योनि मार्ग फैल जाती है। जैसे जैसे गर्भाशय की पेशियाँ पर दबाव बढ़ता जाता है, शिशु योनि मार्ग से बाहर निकलने का प्रयास करता है। फलस्वरूप कमर के निचले हिस्से में तीव्र पीड़ा होती है। पीड़ा के साथ साथ सर्वप्रथम शिशु का सिर जो है बाहर आता है, फिर कंधे तथा शेष शरीर बाहर आता है। इस अवस्था में गर्भवती की नाड़ी की गति तेज हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, नाड़ी की गति जो होती है वो तेज हो जाती है। इसके साथ साथ योनि मार्ग से बाहर आने पर शिशु बलपूर्वक अपनी भुजाओं व टांगों को घुमाता है और तेजी से रोता है। यानी कि बच्चा जब पहले जन्म लेता है तो वो पहले अपनी भुजाओं को घुमाता है और रोता है। दूसरी अवस्था को निष्कासन की अवस्था बोलते हैं, पहली अवस्था को विस्तारण की अवस्था बोलते हैं। क्लियर? इसमें द्वितीय अवस्था की अवधि क्या होती है? इस अवस्था की अवधि जो होती है 1 से 2 घंटे योनि घंटे होती है। अगर से पहला माँ जो है पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है तो 2 से 3 घंटे 1 से 2 घंटे होती है, जबकि अगर से दूसरी तीसरी बार जन्म दे रही तो ये आधे घंटे का टाइम लगता है। क्लियर? आगे क्या दिया है? इस टाइम क्या प्रबंध करना चाहिए? पहला दिया निम्न प्रबंधन करना चाहिए। पहले गर्भवती को मानसिक सहारा प्रदान करना चाहिए, यानी कि उनको मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक 5 मिनट पर गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन सुननी चाहिए। यदि गर्भस्थ शिशु के हृदय की दर 160 से अधिक और 100 प्रति मिनट से कम हो तो तुरंत समुचित उपचार कराना चाहिए। यानी कि 160 से ज़्यादा है और 100 से कम है, तुरंत जो है उपचार यानी कि डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। क्लियर? आगे क्या दिया है? शिशु जन्म के साथ साथ योनि मार्ग फैलता जाता है। गर्भस्थ शिशु का सिर जब योनि से बाहर आ जाए तो तुरंत संकुचन के दौरान शिशु के सिर को स्थिर रखना चाहिए, अन्यथा सिर के हिलने डुलने से योनि मार्ग अनावश्यक रूप से फैल जा सकता है। ओके, क्लियर? आगे क्या दिया है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में शिशु जन्म के बाद से प्लेसेंटा तथा अन्य झिल्लियों के पूर्ण निष्कासन तक रहती है। यानी कि बच्चे जो होता है, बच्चे जब गर्भाशय में रहता है तो वो कुछ झिल्लियों से, यानी कि उसके सुरक्षा के लिए कुछ झिल्लियाँ होती हैं जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो उस प्लेसेंटा के निकलने तक की क्रियाएं ये रहती है, जब तक पूरा जो है जितनी भी झिल्लियाँ होती हैं वो बाहर नहीं निकल जाती हैं, पेट से बाहर नहीं निकल जाती हैं, या जब तक झिल्लियाँ बच्चे से पूरी तरह से झिल्लियों से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक की प्रक्रिया जो है थर्ड अवस्था कहलाती है। क्लियर? इस अवस्था में गर्भाशय की सफाई की अवस्था है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो प्लेसेंटा पृथक हो जाने के बाद रक्त प्रवाह तेज हो जाता है और नाभि नाल ये जो बच्चे का नाभि नाल होता है ये लंबी हो जाती है। गर्भाशयिक संकुचन से लगभग 10 से 15 मिनट तक के सभी पदार्थ जो होता है अपरा, नाभिनाल, श्लेष्मा, रक्त सभी बाहर आ जाते हैं। प्लेसेंटा का निष्कासन पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं ज्ञात करने के लिए प्लेसेंटा व झिल्लियों का परीक्षण किया जाता है। संपूर्ण पदार्थ बाहर आने पर योनि मार्ग को धोकर साफ कर दिया जाता है, और यदि योनि मार्ग फट गया है तो टाँके लगाए जाते हैं। शिशु जन्म के 1 घंटे तक गर्भवती का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और नाड़ी और रक्तचाप को नोट किया जाता है। ये थर्ड अवस्था है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अब आगे क्या दिया है? प्रसव के प्रकार। प्रसव के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि बच्चा जो जन्म लेता है डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है। इसमें दिया है शिशु जन्म कई प्रकार होते हैं। शिशु जन्म की प्रक्रियाएं जो है
निम्नलिखित है। पहला है सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी या नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल ऐसे बोलते हैं, ओके। दूसरा है उल्टा प्रसव यानी कि ब्रिज डिलीवरी। तीसरा है औजार व उपकरणों द्वारा, जिसको बोलते हैं फोरसेप डिलीवरी। चौथा है ऑपरेशन द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन डिलीवरी। तो इसमें पहला जो है सामान्य व स्वाभाविक प्रक्रिया प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हम पढ़ते हैं। शिशु जन्म की यह प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें प्रसव की 3 अवस्थाएं बारी बारी से क्रियान्वित होती हैं। जो ऊपर 3 अवस्थाएं बताया गया है, प्रसव के 3 स्टेज जो बताया गया है, इस अवस्था में तीनों अवस्थाएं जो है बारी बारी से आती हैं, ठीक है। सर्वप्रथम योनि का प्रसारण होता है, फिर शिशु जो है योनि से बाहर आता है, और अंत में गर्भाशय संकुचन एवं संपूर्ण व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन गर्भाशय से हो जाता है। आगे क्या दिया है, सामान्य प्रसव प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का सिर बाहर आता है, फिर क्रम से कंधा, फिर दूसरा कंधा, फिर धड़ व पैर आता है। तो अगर से आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो सबसे पहले प्रसव की प्रक्रिया में सबसे पहले शिशु का कौन सा भाग बाहर आता है, तो सबसे पहले सिर आता है, और अंत में कौन सा भाग आता है, तो पैर, जाहिर सी बात है पैर आएगा, ओके। तो आप लोग एक क्रम भी लर्न कर लीजिएगा, पहले सिर आता है, फिर कंधा आता है, फिर दूसरा कंधा आता है, इसके बाद धड़ आता है, फिर पैर आता है। ये आप लोग क्रम भी लर्न कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, इससे लाभ क्या होती हैं, निम्नलिखित इस प्रसव में अधिक समय नहीं लगता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। प्रसव के समय माँ और शिशु दोनों अधिक कठिनाई नहीं होती, दोनों को अधिक ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। माँ और शिशु का स्वास्थ्य जन्म के बाद तक ठीक रहता है। प्रसूति माँ को अस्पताल या प्रसूति केंद्र में अधिक समय तक नहीं रहना पड़ता है। जन्म के बाद शिशु व प्रसूता को बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जाहिर सी बात है अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और हिष्ट पुष्ट रहते हैं, ओके। उल्टा प्रसव क्या होता है, अब उल्टा प्रसव में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। उल्टा प्रसव में क्या होता है, जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति उल्टी होती है। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति उल्टी होती है, कभी कभी बच्चा जो होता है गर्भाशय में ही उल्टा हो जाता है, अर्थात पैर नीचे और सिर ऊपर हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को जो क्या बोलते हैं, उल्टा प्रसव बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो गर्भवती को प्रसव वेदना प्रारंभ होने के कारण निचला भाग और पैर पहले निकल आता है, यानी कि निचला भाग जो उसका पैर, जब ऐसी स्थिति को बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या होता है कि पैर पहले निकल आता है, तथा धड़ और सिर बाद में बाहर आते हैं। ऐसी प्रसव प्रक्रिया को उल्टा प्रसव बोलते हैं। प्रसव प्रक्रिया में औजारों की मदद ली जाती है, क्योंकि पहले पैर आता है, फिर इसके बाद बॉडी हैवी हो जाती है ना, तो उसको निकालने में दिक्कत होती है, तो कुछ औजार की ज़रूरत पड़ती है और उसकी सहारा लिया जाता है। क्या है, आगे क्या दिया है, प्रसव प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं होती हैं। इस प्रसव प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो होता है योनि मार्ग का विस्तारण होता है, फिर शिशु का निष्कासन होता है तथा गर्भाशयिक व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। ये सामान्य प्रसव के समान होता है, ये भी सामान्य प्रसव के समान होता है। इससे हानि क्या होता है, सामान्य प्रसव प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। समानता है, सामान्य प्रसव प्रक्रिया से अधिक समय लगता है। अगला क्या है, प्रसव के समय गर्भवती माँ और शिशु दोनों अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट दिया है, शिशु के प्रसव के लिए औजार की सहायता ली जाती है। कभी कभी माँ के जननांगों तथा शिशु के कोमल अंगों को हानि पहुंच सकती है, ये इससे हानि है। ये आप लोग अगर से पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ओके। आगे क्या है, तीसरा प्रकार जो है औजार या उपकरणों द्वारा प्रसव, इसको क्या बोलते हैं, फोर्सेप डिलीवरी। इसमें क्या होता है, जब गर्भस्थ शिशु किन्हीं कारणोंवश सामान्य प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से स्वतः बाहर नहीं निकल पाता है, गर्भस्थ माँ तीव्र प्रसव वेदना से पीड़ित होती है, तो औजारों एवं उपकरणों की सहायता से योनि मार्ग को चौड़ा करके शिशु को औजारों की सहायता से बाहर निकाला जाता है, ओके। इसके दौरान क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती है, पहला है गर्भस्थ शिशु का कमज़ोर होना। ये क्यों होता है, गर्भस्थ शिशु अगर से कमज़ोर है। दूसरा है योनि मार्ग का छोटा होना। तीसरा है शिशु का सही स्थिति में ना होना, यानी कि उल्टा या तिरछा होना। चौथा है शिशु का सिर बड़ा होना, शिशु का सिर बड़ा है तब भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। पाँचवा है गर्भाशयिक संकुचन में कम हो जाने पर। छठा है जो है गर्भाशयिक पानी की थैली फट जाने पर। ये क्रियाएं होती हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है,
नेक्स्ट इससे हानियाँ क्या क्या होती हैं। जाहिर सी बात है, जब औजार को सहायता से निकाला जा रहा है तो गर्भवती माँ और शिशु दोनों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रसव के लिए अनुभवी या योग्य चिकित्सक की आवश्यकता होती है। यह प्रसव घर पे नहीं कराया जा सकता है। इस प्रसव प्रक्रिया में माँ के जननांगों तथा शिशु को कोमल अंगों को औजारों से हानि हो सकती है। क्लियर। तो ये हानियाँ हो सकती हैं। अब ऑपरेशन द्वारा, जिसको बोलते हैं, जिसको ऑपरेशन डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल आजकल जैसे ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो लोग यही करवाते हैं, ऑपरेशन द्वारा ही डिलीवरी करवाते हैं। इसमें क्या है, क्या दिया गया है, जब शिशु जब शिशु सामान्य या प्रकृत प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से बाहर निकलने में असमर्थ होता है तो माँ के उदर में चीरा लगाकर, यानी कि माँ के ऑपरेशन की विधि से जो है शिशु को बाहर निकाला जाता है, उसे ऑपरेशन प्रसव कहते हैं। ऑपरेशन प्रसव निम्न स्थितियों में किया जाता है। पहला क्या है, योनि मार्ग का सकरा होना, शिशु का अनुपातिक रूप से बड़ा होना। अगर से शिशु बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया या जो माँ का योनि मार्ग है वो बहुत ज़्यादा सकरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो है ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने पर शिशु की जान की खतरा होना। अगर से सामान्य प्रक्रिया से बच्चा जन्म ले रहा है तो उसकी जान के अगर से खतरा है तो भी ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, आगे दिया है गर्भाशयिक संकुचन का कम होना। नेक्स्ट दिया है, किन्हीं कारणों व शिशु जन्म निर्धारित समय से पूर्व हो जाने पर, शिशु का जन्म निर्धारित समय से पूर्व हो जाने पर भी ऐसी क्रियाएं की जाती हैं। इससे हानि क्या होती है, अधिक समय और धन लगता है। दूसरा है, घर पे ये नहीं कराया जा सकता है। तीसरा है, प्रसूता को अधिक समय तक प्रसूति केंद्र में रहना पड़ता है। चौथा है, शिशु जन्म के बाद प्रसूता और नवजात दोनों की देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिया है, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के बाद गर्भाशय को अपने सामान्य आकार में आने में समय लगता है। ये बातें समझ में आ गई। ये आप लोग अगर से पढ़ना है तो देख लीजिएगा अच्छे से। ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लाए हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ। प्रसव की 3 अवस्था बताई गई है। पहला अवस्था जो है प्रसारण की अवस्था बोली जाती है। दूसरी अवस्था को जो है निष्कासन की, क्योंकि दूसरी अवस्था में बच्चा जो है बाहर आ जाता है। तीसरी अवस्था में साफ सफाई की अवस्था बोलते हैं। पहला अवस्था विस्तारण की अवस्था, प्रसारण की अवस्था, दूसरी अवस्था निष्कासन की अवस्था, तीसरी अवस्था साफ सफाई की अवस्था। फिर प्रसव के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक सामान्य डिलीवरी बताई गई है, एक उल्टा प्रसव बताया गया है, एक औजारों द्वारा बताया गया है और एक ऑपरेशन द्वारा बताया गया है। इसमें सबसे कठिन जो होता है वो ऑपरेशन द्वारा होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शिशु का जो है सिर बाहर आता है, इसके बाद धीरे धीरे लास्ट में यानी कि पैर आता है, इसके बाद सिर के बाद कंधा आता है, कंधा के बाद धड़ आता है, फिर इसके बाद पैर आता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उल्टा प्रसव में सबसे पहले पैर आता है, ये बात आप नोट कर लेंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है, गर्भपात कहा जाता है, ओविपोजिशन कहा जाता है, नेक्स्ट है प्रसव कहा जाता है। तो जो इसमें दिया है वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण है, विकसित भ्रूण हो चुका है यानी कि उसका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसको डिलीवरी बोलते हैं यानी कि प्रसव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्तनधारी डिंब निषेचित नहीं होता है, यदि स्तनधारी डिंब निषेचित नहीं होता है तो इसमें से कौन सी घटनाएं विघटित होने की संभावना रहती है? कौन सी घटनाएं होने की संभावना रहती है? पहला क्या है, प्राथमिक कुंभ विकसित होने लगता है। दूसरा है एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ता जाता है। तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव तेजी से कमी हो जाती है। अगला है कॉर्पस ल्यूटियम का विघटन, तो इसमें ऑप्शन जो है पहला देखिए, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, ये महिलाओं का हार्मोन्स है, जिसके वजह से जो है उनके ये प्रजनन हार्मोन्स इसको बोला जाता है, जो बच्चे शिशु जन्म के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रोजेस्टेरॉन ये भी महिलाओं से रिलेटेड हार्मोन्स है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन का जो स्राव है वो बढ़ता जाता है। क्लियर। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। यदि स्तनधारी डिंब निषेचित नहीं होता है यानी कि जो डिंब है, जो पहला भ्रूण बनता है, अगर से वो निषेचित नहीं होता तो इसमें कौन सी घटनाएं घटित होने की संभावना नहीं रहती है? एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ता जाता है, ये इसी के जो है संभावना नहीं रहती है, बाकी सबकी संभावना रहती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम हम आपको पढ़ाए थे। कोलोस्ट्रम क्या होता है? अभी हम इससे पहले जो वीडियोज डाले थे उसमें बताए थे माँ का दूध शिशु के लिए किस तरह से आवश्यक होता है, उसमें हम इसकी चर्चाएं किए थे। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है? स्तनपाद अवधि का दूध होता है, शुरुआती दिनों का दूध होता है। तीसरा है शुरुआती कुछ घंटों का दूध होता है। ऑप्शन नंबर डी है पहले दिन का दूध होता है। इसमें क्या दिया है? इसमें से कोलेस्ट्रम क्या होता है? इसमें जो होता है कोलेस्ट्रम क्या होता है, जब माँ जो है कोलेस्ट्रम, चाहे वो गाय का दूध हुआ चाहे माँ का दूध हुआ, जब माँ के स्टार्टिंग दिनों का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है। ये पीलापन होता है, पीले रंग का होता है, जिसके वजह से जो है बच्चों में जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है और स्ट्रांग होता है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? जो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करे, यानी कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता अगर से विकसित कर रहा है तो वही क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉम जो होता है शुरुआती दिनों में माँ के दूध में ये पाया जाता है, जिसके वजह से जो है बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन आपका गलत हो जाएगा कंफर्म। पहला क्या दिया है? गर्भावस्था के दौरान शुरू होती है, गर्भावस्था के दौरान शुरू होती है। दूसरा है पहली तिमाही के अंत में शुरू होता है। तीसरा है प्रसव के पहले, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ तभी से स्तनपान की प्रक्रिया शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी है गर्भावस्था के अंत में। गर्भावस्था के दौरान ये तो हो ही नहीं सकता, जब बच्चा पेट में है, इट मीन्स महिला प्रेग्नेंट है, तभी स्तनपान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये गलत है। पहली तिमाही के अंत में, ये भी गलत है। प्रसव के पहले, यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया है उससे पहले ही स्तनपान की प्रक्रिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि गर्भावस्था के अंत में, यानी कि बच्चा की डिलीवरी हो चुकी होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव के लिए वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत क्या इंगित करता है? इसमें दिया है गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव विस्तारण की प्रक्रिया, ठीक है, क्या इंगित करता है? प्रसव का पहला चरण, प्रसव का दूसरा चरण, प्रसव का तीसरा चरण, प्रसव का चौथा चरण। तो हमने अभी क्या बताया था? जो फैलाव की प्रक्रिया होती है, विस्तारण की प्रक्रिया होती है, वो प्रसव का पहला चरण होता है। क्लियर? दूसरे चरण को क्या बोलते हैं? निष्कासन की क्रिया, यानी कि बच्चा बाहर निकलता है, निष्कासन की क्रिया दूसरे को बोला जाता है। तीसरे को क्या बोला जाता है? साफ सफाई की प्रक्रिया। इसको साफ सफाई, इसमें साफ सफाई पूरी तरह से हो जाती है। क्लियर? इसको साफ सफाई के चरण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के कितने दिनों के बाद आरोपण की प्रक्रिया होती है? निषेचन के कितने दिनों के बाद? निषेचन का मतलब जैसे ही मादा और पुरुष का जो वो होता है, शुक्राणु और अंडाणु जैसे ही मिलते हैं, निषेचन होता है। निषेचन के कितने दिन बाद जो है भ्रूण बनने लगता है? तो वो 7 दिनों के बाद जो है वो भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। कितने दिनों के बाद? 7 डेज के बाद। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने इतना ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया था। तो अगर से मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जो भी गलतियां हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।